हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम दो चैप्टर्स कवर करेंगे जो है फर्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ एंड सेकंड वन इज लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हमारा डे 6 है, सो आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो हम बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और आपको सभी वीडियो के लिंक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट, हैंड पिकिंग बाय हैंड टू सेपरेट स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क। सो क्या होता है हैंड पिकिंग? क्या होता है जब हम हाथों से बड़े कंकड़ या भूसी को दाने से बाहर निकालते हैं, जैसे चावल या दाल में कुछ कचरा निकलना। और सेकंड पॉइंट क्या है? थ्रेसिंग, बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। इसका मतलब है कि गेहूँ या चावल के दानों को उनके प्लांट से अलग करने के लिए उनकी को पीटा जाता है। Now student, third point, which is winnowing, separating heavier and lighter components of a mixture using wind. So basically जो third point है winnowing, क्या होता है जब हम हवा के थ्रू भारी दाने और हल्की भूसी को अलग करते हैं। Now fourth point, sieving, allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve. क्या होता है जब हम sieving में हम क्या करते हैं, जब हम छानी का यूज़ करते हैं ताकि जो मोटी चीज़ें हैं वो रुक जाएं और बारीक चीज़ें निकल जाएं, जैसे आटा चालना। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। आइए आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारी बुक में मेंशन है। सो व्हाट इज़ साबरमती आश्रम फेमस फॉर? ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस वाई इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। साबरमती आश्रम अहमदाबाद और गुजरात में। सो ये वो जगह थी जहाँ महात्मा गांधी जी रहते थे जब वो इंडिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। यहीं से उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा के थ्रू ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ कई मूवमेंट शुरू किए। सबसे फेमस मूवमेंट था डांडी मार्च। अब डांडी मार्च को समझते हैं। जो डांडी मार्च था वो किसके लिए था? सॉल्ट मार्च उसको कहा जाता है। 1930 में ये हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और इंडियन को अपने खुद का सॉल्ट बनाने से भी रोका था, मतलब कि तुम सॉल्ट नहीं बना सकते। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे बिना किसी वॉयलेंस के। उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी तक 390 किलोमीटर चलकर लोगों को जगाया। उन्होंने समुंदर के पानी से नमक बनाया जिससे ब्रिटिश लोग के पीसफुल में विरोध हुआ। क्या सीखने को मिला इससे? अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस एक पावरफुल वेपन है। सेकंड पॉइंट हम क्या सीखते हैं कि एक छोटी चीज़ नमक भी बहुत बड़ा आंदोलन बना सकती है। थर्ड कि गांधी जी ने दिखाया कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी चेंज ला सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो नाउ स्टूडेंट, वी रीड सेडिमेंटेशन। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of heavier insoluble component at the bottom of a liquid. So जो सेडिमेंटेशन होता है, ये क्या होता है जब किसी लिक्विड जैसे पानी में मिट्टी जैसे हैवी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल को हम समझते हैं कि अगर हम एक नदी का गंदा पानी अगर हम ग्लास में लेते हैं, ठीक है, तो जब ग्लास में भरते हैं उसको तो कुछ टाइम बाद मिट्टी जो होती है नीचे बैठ जाती है और ऊपर क्या होता है? पानी पानी आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सो सेकंड पॉइंट है डिकैंटेशन। व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय tilting the vessels is called decantation. So note, decantation does not completely separate all components, so separate all components, so a tea strainer is used. So basically ये क्या होता है? decantation है ना। so इसको हम पढ़ते हैं निस्तारण। जब हम
ऊपर का साफ़ पानी धीरे से निकालते हैं। मतलब आपने फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो सैडिमेंटेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने नाली का पानी लिया था और उसमें ग्लास में भरते हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मिट्टी जो होती है नीचे बैठ जाती है। अब उसके बाद इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिसैनिटेशन में जब हम ऊपर का जो साफ़ पानी है धीरे से निकालते हैं और नीचे का गंदा या फिर मिट्टी वाला हिस्सा जो रह जाता है, उस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मिट्टी डिकैंटेशन में हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जो मिट्टी बैठा हुआ पानी का ग्लास, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी बैठा हुआ पानी का ग्लास टेढ़ी करके ऊपर का साफ़ पानी निकाल लेना, है ना। और नोट में हम पढ़ते हैं पूरी तरह अलग नहीं होता है, इसलिए चाय बनाते वक्त हम क्या करते हैं, चाय को टेढ़ी करके निकालते हैं। मतलब जो चाय अगर हम निकालते हैं कप में, तो हम क्या करते हैं, उसको टेढ़ा करके निकालते हैं, पर फिर भी चाय की जो पत्ती होती है वो बच जाती है, इसलिए हम स्ट्रेनर यानी कि चलनी का यूज करते हैं उसको चालने के लिए, निकालने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट, फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन में जब हम फिल्टर जैसे कि चलनी का यूज़ करके सॉलिड चीज़ों लिक्विड से अलग करते हैं, उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल हम समझ सकते हैं, चाय को छलनी से छानकर चाय की पत्ती से अलग करना, ये होता है फिल्ट्रेशन। यह बहुत सिंपल है। फिल्ट्रेशन आप समझ सकते हैं कि हमने चाय बनाया है और हमें चाय को मतलब छानकर चाय की पत्ती से अलग करना है ना। सो आई होप ये आपको क्लियर हो। So students, now churning, mathna. In this process, the butter, which is lighter, float at the top while the buttermilk stays at the bottom. When curd dahi is churned, butter rises to the top and buttermilk remains below. So है churning यानी कि मथना। जब हम दही को घुमाकर या मथकर मक्खन निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं। मक्खन हल्का होता है, इसलिए ऊपर तैर जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। एग्जाम्पल, घर में दही से मक्खन निकालना, ये होता है चर्निंग, है ना। सो सेकंड पॉइंट रीड करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूजिंग अ मैग्नेट टू सेपरेट आयरन पीसेस फ्रॉम द सैंड। सो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये क्या है, जब हम मैग्नेट का यूज़ करके किसी मिक्सचर में आयरन का, मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, नॉन मैग्नेटिक को नहीं। एग्जाम्पल, मिट्टी और आयरन के टुकड़ों को मैग्नेट से अलग करना होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सो आइए आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें ये दिया गया है मोर टू नो, आप इसे रीड कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा है। सो बेसिकली नाउ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आइए पढ़ लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आइए इसको पढ़ लेते हैं पहले। नाउ अ डेज recyclers use magnet to separate iron articles from a heavy of waste. In many industries, the waste material often contains scrap iron. This is separated from the heavy of waste material using magnet fitted to a crane. The scrap iron can be recycled and reused. So basically हमने जो पॉइंट रीड किया, इसका मतलब क्या होता है, आजकल रिसाइकलर्स मैग्नेट का यूज़ करके आयरन आर्टिकल्स को वेस्ट के ढेर से अलग करते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट मटेरियल में स्क्रैप आयरन होता है। इस स्क्रैप आयरन को वेस्ट मटेरियल के ढेर से अलग करने के लिए क्रेन के साथ मैग्नेट लगाया जाता है। जो स्क्रैप आयरन अलग किया जाता है, उससे रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है। This process help in separating and reusing iron from the waste material. So जो हमने ये डिस्कस किया, आई होप ये आपको क्लियर है। लिविंग क्रिएचर्स जो चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग। नंबर 1, ग्रोथ, वृद्धि। लिविंग थिंग्स ग्रो ओवर टाइम, दे बिकम बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स एज दे एज. A plant grows bigger over time
और अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट। सो बेसिकली जो पहला पॉइंट है ग्रोथ, है ना, इसको समझते हैं। हमने रीड किया था ग्रोथ मतलब वृद्धि। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो जो लिविंग चीज़ें टाइम के साथ बड़ी हो जाती हैं, जैसे बेबी बड़ा हो जाता है या प्लांट का साइज़ बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल, बेबी से अडल्ट बनना या फिर ये छोटा प्लांट क्या होता है, बड़ा, छोटे प्लांट्स का बड़ा होना, ये होता है ग्रोथ। सो आइए हम सेकंड पॉइंट रीड करते हैं, विच इज़ मूवमेंट। सो बेसिकली मूवमेंट का समझते हैं। मूवमेंट मतलब गति। लिविंग थिंग्स कैन मूव, नोट, इवन दो प्लांट्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे स्टिल शो मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे बैंड टूवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉपिज्म। सो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, मूवमेंट मतलब गति। इसके एक्सप्लेनेशन को समझें तो लिविंग थिंग्स हिल सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं, लेकिन प्लांट्स भी मूव करते हैं, जैसे लाइट की तरफ झुकना। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन सा प्लांट, डोरसेरा प्लांट। आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, इंसेक्टिवोरस, आरोही लताएं लाइक डोरसेरा, अ टाइप ऑफ प्लांट मूव टू ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर फूड। क्लिम्बर्स, प्लांट्स लाइक क्रीपर्स और वेंस क्लाइम ऑन स्ट्रक्चर टू गेट सनलाइट। सो बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल्स को समझें तो एग्जाम्पल्स में हमें बताया गया है कि इंसेक्टिवोरस में जो प्लांट्स होते हैं, आरोही लताएं, वो जो उसमें प्लांट होता है डोरसेरा प्लांट, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए हिलता है वो, है ना। और सेकंड हम समझ सकते हैं मनी प्लांट या वाइन, है ना, सपोर्ट पे चढ़ जाते हैं सनलाइट के लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट, न्यूट्रिशन। सो इसको समझते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, while animals ईट्स फूड टू स्टे अलाइव। सो थर्ड पॉइंट हम समझते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। बेसिकली ये क्या होता है, अगर हम न्यूट्रिशन के एक्सप्लेनेशन को समझें तो लिविंग चीज़ें खाना लेती हैं ताकि ज़िंदा रह सके। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स अपना खाना खाते हैं। एग्जाम्पल, इंसान रोटी खाता है, प्लांट सनलाइट से खाना बनाता है ना। सो नाउ है रेस्पिरेशन, श्वसन। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नोट, यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, breathe. Plants have tiny pores on their leaves called stomata, which help them take in gases like oxygen and release carbon dioxide. So जो फोर्थ पॉइंट है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, इसके एक्सप्लेनेशन को समझें तो क्या होता है, ये सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सब लिविंग चीज़ें ये करती हैं, है ना, प्लांट्स भी करते हैं। अगर नोट को पढ़ें तो नोट, प्लांट के पत्तों में क्या होते हैं, छोटे होल्स होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उनको, जो हेल्प करते हैं गैस लेने देने में, है ना। सो आइए फिफ्थ पॉइंट रीड करते हैं, एक्सक्रीशन। सो लिविंग थिंग्स गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नोट, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेट्स लाइक excess water and minerals. Example, plants like grasses and roses releases excess water and minerals through tiny droplets on their leaves. So basically जो excretion होता है ये क्या है ना, इसके explanation को समझें। जब बॉडी में एक्स्ट्रा या वेस्ट चीज़ें होती हैं, है ना, तो बॉडी उन्हें बाहर निकालती है। प्लांट्स भी ज़्यादा पानी या फिर मिनरल्स जो लीव्स होती हैं पत्तों के थ्रू बूंद बना के निकालते हैं, है ना, ड्रॉपलेट्स, है ना, बना के निकालते हैं। एग्जाम्पल, मॉर्निंग में पत्तों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, आपने देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा जो ग्रासेस होती हैं, रोज़ होता है, उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब ड्रॉपलेट्स होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो नाउ स्टूडेंट्स, स्टिमुलस। अगर हम इस पॉइंट्स को रीड करते हैं। स्टिमुलस, अगर डेफिनेशन पढ़े स्टिमुलस का तो क्या है, एनी ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट कॉजेस अ लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल, टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट्स। वेंटर्स, दिस प्लांट्स क्लोज देयर लीव्स
amla, Indian gooseberry. A stimulus can also be the presence of food or touch that causes a reaction. So basically हमने ये रीड किया, इसका क्या मीनिंग है इसको समझते हैं ना. सो पहला हमने पढ़ा था स्टिमुलस, है ना. अगर हम इसको कोई भी चीज़ या घटना जो लिविंग बींग्स को रिएक्ट करने के लिए फोर्स करती है वो होता है स्टिमुलस, है ना. एग्जाम्पल समझते हैं. टच मी नॉट यानी कि छुई मुई प्लांट्स. जैसे ही इन प्लांट्स को टच किया जाता है ये अपने पत्ते बंद कर लेते हैं, है ना. और आंवला, इंडियन गूसबेरी, जब हम इसे छूते हैं या खाते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ सेकंड पॉइंट विच इज़ रिप्रोडक्शन, जनन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ensuring the continuity of life. Importance, it is essential for the survival of species over generation. So जो हमने सेकंड पॉइंट रीड किया, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ये क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चे बनाते हैं ताकि लाइफ चलती रहे. इम्पोर्टेंस, रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी ताकि स्पीशीज सर्वाइव कर सकें और जिंदा रहें. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. नाउ essential conditions for germination of seeds. So number 1, water यानी कि जल. The outer covering of the seed is called the seed coat. Water softens the seed coat, allowing the tiny embryo inside to develop into a plant. So basically हमने ये रीड किया, इसका मतलब है पहला पॉइंट वाटर यानी कि जल. सीड का आउटर कवरिंग को सीड कोट कहते हैं. प्लांट सीड कोट को सॉफ्ट करता है और अंदर का छोटा एम्ब्रियो, है ना, बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है. नाउ सेकंड पॉइंट, एयर एंड सोइल, वायु और मिट्टी. Seeds need air for germination. The air is available in the species between soil particles and the seed uses this air for growth. So इसका क्या मतलब है. सेकेंड पॉइंट हमने रीड किया एयर एंड सोइल यानी कि वायु और मिट्टी. सीड्स को एयर की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके. मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच जो स्पीशीज़ होते हैं उनमें अवेलेबल एयर को सीड यूज़ करता है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. आइए आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. So now, light and dark conditions for bean seeds. Light is not essential for the germination of bean seeds, but after germination the seedling needs sunlight to grow properly. So नंबर 1 पॉइंट जो हमने पढ़ा, लाइट एंड डार्क कंडीशंस. सो बीन्स सीड के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती जब सीड जर्मिनेट होता है यानी कि स्टार्ट होता है, लेकिन जब सीड जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. सो ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स. सो आइए पहले हम इसको रीड करते हैं. ये जो हमें फिगर दिया गया है, सम सीड्स of flowering plants like Coleus and Petunia require light to germinate. Covering these seeds with soil inhibits their sprouting. Seeds of flowering plants like Sandula and Ginnia needs darkness to germinate. These seeds should be covered with sufficient soil. So आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. हमने रीड किया जो ये फिगर था, तो इसमें हमें जो डिफरेंट टाइप के सीड्स के बारे में बताया गया है. कोलस और पिटूना के सीड्स, ये सीड्स लाइट के लिए ज़रूरी होते हैं. अगर इन्हें सॉइल से कवर कर दिया जाए तो ये स्प्राउट यानी कि जर्मिनेट नहीं कर पाते, है ना. और दूसरा हमें बताया गया है सैंडुला और जिनिया के सीड्स, है ना. ये सीड्स को डार्कनेस चाहिए होती है जर्मिनेट होने के लिए. इन्हें सफिशिएंट सॉइल से कवर करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से स्प्राउट यानी कि ग्रो कर सके, है ना, जर्मिनेट हो सके. यहाँ पर हमें 2 तरह के सीड्स बताए गए हैं, जो लाइट, इन्हें जिसको लाइट की नीड होती है और जिनको लाइट की नीड नहीं होती. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. सो नाउ आइए रीड करते हैं. व्हेन द प्लांट is kept upright, the root grows downward and the shoot grows upward. इसका क्या मतलब है. इसमें
इसमें हमें बताया गया है कि जो प्लांट्स है वो किस पोजीशंस में ग्रो करते हैं ना। सो पहला हमने रीड किया अपवर्ड पोजीशन। जब प्लांट को सीधा रखा जाता है तो रूट नीचे की तरफ ग्रो करता है और शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना। सेकंड पॉइंट है व्हेन द प्लांट इज केप्ट इन्वर्टेड द रूट बेंड्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड ऑल्सो द शूट बेंड्स एंड ग्रोज अपवर्ड। सो जो सेकंड में है इसमें कौन सा पोजीशन में प्लांट्स ग्रो कर रहा है, इन्वर्टेड पोजीशन। अगर प्लांट को उल्टा रखा जाता है तो रूट फिर भी नीचे की तरफ ग्रो करता है, लेकिन शूट उल्टे डायरेक्शन में बैंड हो जाता है। मतलब जो शूट उल्टे डायरेक्शन में बैंड होकर ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है ना। थर्ड पॉइंट when the plant gets sunlight only from one direction the shoot grows in the direction of light while the root continues to grow downwards। so basically थर्ड पॉइंट में हम समझते हैं सनलाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन। जब प्लांट को सिर्फ एक डायरेक्शन से सनलाइट मिलती है तो शूट उस लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है और रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो आइए हम इस फिगर को समझेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट है ना। सो इस फिगर में हमें लाइफ साइकिल ऑफ बीन प्लांट के बारे में बताया गया है। आइए मैं इसको आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। सो पहले स्टेज में क्या होता है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इस फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, जो सीड है सबसे पहले बीन प्लांट एक सीड के रूप में होता है ना। सेकेंड आप देख सकते हैं स्टेज में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में सीड जर्मिनेशन। जब सीड को पानी, हवा और सोइल मिलती है तो वो जर्मिनेट होता है, मतलब वो अपना ग्रोथ शुरू करता है। और थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ लीव्स। जर्मिनेशन के बाद पत्ते दिखना शुरू होते हैं और प्लांट ग्रो करता है ना। ना फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स। फिर प्लांट पर फूल आने लगते हैं जो नेक्स्ट स्टेज के लिए ज़रूरी होते हैं ना। और नाउ फिफ्थ स्टेज में आप देख सकते हैं इसमें क्या है, अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स। फूलों के बाद फलों का अपीयरेंस होता है जिसे सीड्स होते हैं जैसे कि पोड है ना। और नाउ सिक्स में आप देख सकते हैं, सिक्स जो स्टेज है इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ प्लांट। जब प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो वो मर जाता है, लेकिन उससे सीड के थ्रू नए प्लांट्स उगते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। जो बीन प्लांट की लाइफ साइकिल है जो सीड से शुरू होती है और फिर फ्लावर्स और फ्रूट तक पहुंचती है और अंत में प्लांट की डेथ हो जाती है ना। सो नाउ स्टूडेंट, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। सो mosquito. Female mosquito are blood-sucking insect that transmit diseases like malaria, dengue and chikungunya. So ये क्या है, फीमेल मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो होती है ब्लड शक करती है और ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों को स्प्रेड करती है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो जो यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है, लार्वा एंड पुपे ऑफ मॉस्किटो इन ए स्टेजनेंट वाटर बॉडी। सो इसको आइए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इसमें क्या होता है, ये लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल एग से स्टार्ट होता है जो पानी में डाले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर लार्वा निकलते हैं जो पानी में रहते हैं। फिर पुपे का स्टेज आता है जिसमें लार्वा एक छोटी काकू बनता है। अडल्ट मॉस्किटो इमर्ज होता है जो फिर ब्लड सक करता है और अपने एग्स डाल के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। सो आइए हम इसको ना आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। यहाँ पे हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं। सो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जो मॉस्किटो है इसकी 4 स्टेजेस को यहाँ पे बताया गया है। सो 1 बाय 1 इसको रीड करते हैं और समझते हैं। आइए इन सभी को हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, स्टेज 1 बिगिंस इट्स लाइफ as an egg. Stage 2 the eggs develops into eggs. Stage 3 the larva grows into pupa. Stage 4 pupa transform into an adult mosquito. So basically ये जो हमने 4 स्टेज पढ़े। सो स्टेज 1 में क्या होता है, एग मॉस्किटो अपनी लाइफ एग से शुरू करता है। ये एग्स पानी में डाले जाते हैं। सेकेंड स्टेज यानी कि लार्वल स्टेज होता है, जब एग से लार्वा निकलता है तो ये पानी में रहता है और छोटे से इंसेक्ट्स जैसे मूव करता है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, पुपा। जब
क्या होता है, लार्वा एक स्टेज पे पुपा बन जाता है और ये काकू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्टेज 4 में क्या हो रहा है, अडल्ट मॉस्किटो। जब पुपा कंप्लीट हो जाता है तो वो एक अडल्ट मॉस्किटो में बदल जाता है जो ब्लड शक करने के लिए रेडी होता है। तो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल क्या होता है, एग से स्टार्ट होता है, फिर लार्वा, पुपा और अडल्ट मॉस्किटो बनकर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आप इस फिगर को दे सकते हैं। इस फिगर में हमें बेसिकली क्या दिया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, है ना। आइए इसको रीड करते हैं। द सिल्क मॉथ ऑल्सो पासिस थ्रू 4 stages: egg, larva, pupa and adult. Eggs hatch into larva which then grows in size. Larvae secrete thread-like material which they wrap around themselves before changing to pupa. These are the fibers that are used to make silk fabric. In India, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has set up several centers for silk production. So basically हमने ये फिगर को रीड किया, आइए इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टेज में हम किसके लाइफ साइकिल को समझते हैं, सिल्क मॉथ के। इसमें भी 4 स्टेज होते हैं जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया मॉस्किटो में। इसमें स्टेज 1 में एग, सिल्क मॉथ की लाइफ एग से स्टार्ट होती है। ये एग पानी या लीव्स पे होते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लार्वा। एग से लार्वा निकलते हैं, ये लार्वा खाते हैं और साइज़ में बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज होता है पुपा। जब लार्वा काफ़ी बढ़ जाते हैं तो ये अपने आसपास थ्रेड लाइक मटेरियल यानी कि डोरा बनाते हैं और अपने आप को रैप कर लेते हैं, फिर वो पुपा में बदल जाते हैं। स्टेज 4 अडल्ट। जब पुपा फुली डेवलप्ड हो जाता है तो वो एक अडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है। और फिर क्या होता है, फिर हमने फाइबर्स यानी कि जो डोरा सिल्क मॉथ बनाता है उसे सिल्क फैब्रिक बनता है। इंडिया में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC ने सिल्क प्रोडक्शन के लिए कई सेंटर सेटअप किए हैं, है ना। तो जो सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल एग से स्टार्ट होता है और फिर लार्वा, पुपा और अडल्ट मॉथ भी बनकर सिल्क केबल्स प्रोड्यूस करता है जो सिल्क फैब्रिक बनाने के काम आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ फ्रॉग। हमें ये फिगर दिया गया है जिसमें हमें क्या डिस्कस किया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। हम जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कितने स्टेज होते हैं, इसमें 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 स्वान यानी कि डे 1। फ्रॉग की लाइफ स्वान से स्टार्ट होती है। जो फ्रॉग एग्स होते हैं ये एग्स पानी में होते हैं। नंबर 2 स्टेज टाडपोल विद टेल। ये जो सेकंड है ये डे 7 से 10 के बीच में होता है। एग से टाडपोल निकलता है जो टेल के साथ होता है। ये स्टेज 7 से 10 दिन तक रहती है। नाउ थर्ड स्टेज विच इज़ टाडपोल विद लेग्स, 8 to 10 वीक्स। टाडपोल की लेग्स भी ग्रो करती हैं और ये 8 से 10 हफ्तों के बाद अपने शेप चेंज करता है। स्टेज 4 में क्या होता है, फ्रॉगलेट 12 वीक्स। अब टाडपोल फ्रॉगलेट में बदल जाता है जो एक छोटा फ्रॉग होता है लेकिन पूरा डेवलप नहीं करता। स्टेज 5 होता है अडल्ट फ्रॉग, 14 वीक्स। 14 वीक्स के बाद फ्रॉगलेट में एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है जो पानी में लैंड मतलब पानी और लैंड दोनों जगह पे रह सकता है ना। तो फ्रॉग स्पॉन से शुरू होता है और फिर टाडपोल बनकर फ्रॉगलेट और फिर अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे बुक में दिया गया है ना। जगदीश चंद्र बोस 1858 to 1937 was an Indian scientist who did some fascinating experiments with plants. He built a machine called a crystallograph to record how plants respond to stimuli like light, heat, energy, and gravity. With this machine, he could measure how fast plants grow. He also showed the plant can sense and respond to stimuli. इसका मतलब क्या है, जगदीश चंद्र बोस 1858 से लेकर 1937 एक इंडियन साइंटिस्ट थे जो प्लांट के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसे इस मशीन का यूज़ वो ये देखने के लिए करते थे कि प्लांट स्टिमुलाई जैसे कि लाइट, हीट, एनर्जी और ग्रेविटी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्रिस्कोग्राफ
से उन्होंने ये मेज़र किया कि प्लांट कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि प्लांट स्टिमुलाई को सेंस करते हैं और अब उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने प्लांट के बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी रिसर्च की और ये दिखाया कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करते हैं जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे सभी वीडियो के लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।